चलो सेकंड टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट 2 मार्कर था महावंश। तो महावंश के बारे में अगर हम बात करें तो जानकारी होगी क्या था। एक बुक है जो श्रीलंका में लिखी गई थी और जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती। 3 फैक्ट अपने पास आते हैं। पहला, लैंग्वेज क्या थी इसकी? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि उस समय ये बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड है, तो पाली भाषा में लिखी गई है। राइटर इसका बता देना है कौन है? भदंत महानामा, ये इसका राइटर है। थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई कि जानकारी किसकी मिलती है भाई, तो मौर्यन साम्राज्य यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 फैक्ट हो जाते हैं अपने, इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड वाला क्या था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के बारे में हमें पता है ये कौन था? ये प्रांतपति था, है ना, प्रोविंशियल रूलर था। जिसने क्या कराया था? जिसने सुदर्शन जो एक लेक हुआ करती थी, झील थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में 3 पॉइंट देख लेते हैं। पहला, कहाँ का ये प्रोविंशियल रूलर था? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का प्रांतपति था, है ना, ये याद रखना है आपको। दूसरा, किसने नियुक्ति की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इसको अपॉइंट किया गया था। और इसी ने क्या किया था? इसने ही सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर हमें डाल देना है, तो 3 पॉइंट हो जाते हैं। सौराष्ट्र का प्रांतपति है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपॉइंट किया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उसने सुदर्शन लेक का क्या करवाया था? रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण करवाया था। थर्ड पॉइंट क्या अपने पास? थर्ड अपने पास क्वेश्चन था कणप वंश। तो कणप वंश के बारे में हमें पता है किस टाइम फेज का है। 3 बातें बतानी है, कौन से टाइम फेज का है, किसने इसको स्टेब्लिश करा यानी इसका जो फाउंडर है वो कौन है, और इसके बाद कौन सा वंश आया। तो सबसे पहले आपको बताना है पोस्ट मौर्यन, मौर्योत्तरकालीन है ये। तो किस फेज में आया था ये? जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तब आया। दूसरी बात, संस्थापक वसुदेव है। वसुदेव कण्व जो है इसके संस्थापक हैं, इन्हीं के नाम पर कण्व वंश पड़ जाता है। फिर इसका लास्ट शासक था, उसका नाम था सुशर्मा, जिसको मर्डर किया सिमुक ने। और एक न्यू राजवंश, न्यू डायनेस्टी, सातवाहन वंश का क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। ये अगर 3 डाल देंगे तो आपको मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। पोस्ट अपने पास है सुपिया इंस्क्रिप्शन। तो आप इसके बारे में पता होगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मिलता है। किसके बारे में जानकारी मिलती है भाई? तो जो गुप्त आपके पास रूलर से उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहली चीज आपको बताना है, गुप्त कालीन है, गुप्त पीरियड से रिलेटेड है। किसके टाइम फेज में इशू हुआ था? स्कंदगुप्त, ठीक है। सेकंड चीज कहाँ से मिल रहा है? एमपी के रीवा से मिल रहा है। जानकारी क्या मिलती है कि भाई गुप्त वंशावली, गुप्त जेनोलॉजी की गुप्तों में कौन कौन सम्राट रहे हैं, और स्कंदगुप्त ने मध्य प्रदेश को रूल किया था। इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है आपको? सुपिया अभिलेख या सुपिया इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चलो फिफ्थ नंबर, महापक्ष माच पटलिक। ये कौन है? ये एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो किस काल में रहा, क्या फंक्शनिंग करता था, ये बताना। सबसे पहले, गुप्तों का एक प्रशासनिक अधिकारी है, यानी गुप्ता पीरियड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। सेकंड, इसका फंक्शंस बताना है। फंक्शंस क्या थे? जो भी डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उनका रिकॉर्ड रखना, जो भी रॉयल डिक्रीज होती थी, राजाज्ञा या लैंड रिकॉर्ड होते थे, उनको संभाल के रखना, उनसे संबंधित इसका काम था। थर्ड पॉइंट, इसके अधीन, इसके अंडर एक और अधिकारी था जिसका नाम था कार्डिक। तो आपको ये बता देना है कि इसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम कार्डिक था। चलो अब आ जाते हैं 7 मार्कर पे। तो क्वेश्चन था अशोक के धम्म का वर्णन कीजिए। तो अशोक का धम्म क्या था? अब याद रखना, अशोक का धम्म कोई रिलीजन नहीं है। अशोक का धम्म एक ऐसा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो सभी धर्मों के लिए था। तो उसके कुछ फीचर्स बताने हैं। तो अशोक का धर्म है क्या? तो सम्राट अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से प्रेरित। तो किन से इंस्पायर्ड है भाई? बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड है, लेकिन एक सार्वभौमिक नैतिकता और सामाजिक सद्भाव पर आधारित था। तो एक ऐसा सिस्टम है जो यूनिवर्सल मोरालिटी एंड सोशल हार्मोनी पर आधारित। ये रिलीजन नहीं है, ये हमें याद रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ी करेंगे कि ये रिलीजन है, नहीं है। तो एक सिस्टम है जो मोरालिटी और सोशल हार्मोनी पर बेस्ड है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला, इसका नेचर कैसा है? यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स है, यानी ये सभी लोगों के लिए नैतिक नियमों का समूह है कि भाई जिसका किसी भी धर्म का व्यक्ति इसका आचरण कर सकता है। दूसरी चीज, सर्वसमावेशी है, ऑल इंक्लूसिव, यानी कि किसी एक रिलीजन के लिए कोई भी धर्म का व्यक्ति आएगा इसको अपना सकता है। तो पहली बात तो ये क्या है? सार्वभौमिक आचरण है जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उनको मिला के बनाया गया है। सभी धर्मों के लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरा है क्या इसके अंदर? मोरल वैल्यू, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा। तो जो भी अच्छी अच्छी बातें आपको याद हो, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपनसेशन, फॉरगिवनेस, इन सब को आप इसके अंदर लिख सकते हैं।
अशोक के धम्म में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा और क्या है, सोशल रिफॉर्म्स किए इसने। इसकी विशेषता थी कि उस टाइम पर जो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलते थे उनको दूर किया, धार्मिक रूप से लोगों के बीच में जो भेदभाव थे उनको दूर किया, प्लस नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को क्या दिया, बढ़ावा। चूंकि बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड है तो वहां पर अहिंसा के बारे में ज्यादा बात की गई, ये भी हम डाल दे देंगे। फिर इसके बाद पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्पायर था उसके अंदर पीस आई और प्रॉस्पेरिटी आई। जब लोगों ने हिंसा का त्याग किया, एक दूसरे के विरोध में चीजें बंद करी, तो अपने आप शांति और समृद्धि का काल आ गया। फिर प्रचार के साधन, इसका प्रचार कैसे किया उसने, तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू किया, धर्म चक्रों का निर्माण करवाया, धम्म महामात्र, ये आपके कुछ ऑफिसर्स थे जिनको अपॉइंट करा, जिन्होंने इस धम्म को देश और दुनिया में फैलाया और लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। और इसका इफेक्ट क्या आया, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, राजनीतिक स्थिरता आई, सांस्कृतिक एकता हुई, जो अलग अलग धर्म अपने अपने में उलझे हुए थे वो कहीं ना कहीं यूनाइट हुए, और सोसाइटी का क्या हुआ, वेलफेयर हुआ। तो इतने सारे फीचर्स हैं, एक दो अगर आप भूल भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। लास्ट में इसका कंक्लूजन आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस बचता है, अगर नहीं बचता है तो यहीं पर खत्म कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कनिष्क की उपलब्धियां, कनिष्क के अचीवमेंट्स क्या थे, तो कनिष्क ने एज अ रूलर क्या क्या अचीव करा वो देख लेते हैं अपन। एक छोटा सा इंट्रो, एक डेढ़ लाइन का। तो कनिष्क किस डायनेस्टी से था, तो हमें सब पता है कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से था, कुषाण एम्पायर से था। उसका टाइम फेज आपको बताना है, 78 से लेकर 144 आपको मिलेगा, एडी के बीच में मिलता है। और इसने क्या किया, इसने बहुत सारे आपके आसपास के क्षेत्रों को जीता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने कल्चर और आर्ट, इसको बहुत ज्यादा इसने क्या किया, बढ़ावा दिया, और बौद्ध धर्म पर इसने काफी फोकस किया है। तो इस तरीके से आप इंट्रो बना सकते हैं। अब इसकी उपलब्धियों के कुछ पॉइंट्स में दे दो कि भाई इसने क्या क्या किया है, जो जो पॉइंट आपको याद आते हैं वो आप दे सकते हैं। सबसे पहला, साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। तो भैया इंडिया, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक कहीं ना कहीं इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया, छोटे छोटे स्थलों को जीता, और जीतने के बाद उनको अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरा, कला और संस्कृति, आपको पता है इसी के टाइम फेज पर क्या हुआ, आर्ट एंड कल्चर, गांधार कला, गांधार आर्ट जो है, जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल का, इसका जन्म होता है। बुद्ध की मूर्तियां आपको गांधार कला में दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और मथुरा कला, मथुरा कला जो इंडियन कला थी, जिसके अंदर बुद्ध की मूर्तियां इंडियन रूप में मिलती हैं, वो यानी गांधार और मथुरा स्टाइल दोनों किसके टाइम पर, कनिष्क के टाइम पर आई। फिर इसने बौद्ध धर्म को क्या दिया, संरक्षण दिया, है ना। कैसे, फोर्थ जो बुद्धिस्ट समिट थी, वो काउंसिल थी, वो इसी के टाइम पर हुई थी, और इसने इसमें बेसिकली महायान बौद्ध धर्म, भाई बौद्ध धर्म के 2 पार्ट होते हैं, हीनयान एंड महायान। हीनयान वो है आपका जो पुराना है, महायान जो थोड़ा आगे बाद में आया। तो महायान बुद्धिज्म को क्या किया, इसने आगे बढ़ावा दिया। तो ये उसके क्या हो गए अचीवमेंट्स है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य, कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया। क्यों, इसके टाइम पर सिल्क रूट चलता था, तो सिल्क रूट के माध्यम से रोम, चीन और भारत के बीच यानी फॉरेन जो ट्रेड था उसको भी इसने बढ़ावा दिया। ये हम उसकी उपलब्धि के बारे में बताएंगे। फिर इसने शक संवत, जो शक संवत था, शकों को हराकर, शकों के हराने के उपलक्ष्य में इसने एक नया संवत, एक नया कैलेंडर इशू किया, जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी कुछ हो गई। अब लास्ट में कंक्लूजन कि इसने कुशलता पूर्वक शासन किया, और इसके दरबार में कुछ विद्वान लोग जैसे अश्वघोष टाइप के कुछ जीनियस लोग भी रहा करते थे। ये आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है वो सीधी फैक्ट वाली चीजें हैं, जिनको आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट के अंदर या डायरेक्टली पॉइंट के अंदर दे सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, गौतमीपुत्र सातकर्णी का परिचय देना है, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो जो जो जानकारी आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हो वो आपको बता देना है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि सिंपल जानकारी है। तो जो जो मुख्य बातें हैं वो आपको बतानी। तो पहले तो नाम के बारे में बता सकते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी माता के नाम पे पड़ा हुआ है, किसका, गौतमीपुत्र। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का है भाई, सातवाहन डायनेस्टी का है, ध्यान रखना ये वाली बात। कौन सी डायनेस्टी है, सातवाहन डायनेस्टी है। लगभग कितना है उसका टाइम फेज बताइए, 1006 टू 1030। अपनी मदर के नाम पर, गौतमी बलश्री के नाम पर इसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, मदर के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। सातवाहन डायनेस्टी का इंट्रो हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सबसे पहला प्रमुख उपलब्धियां और योगदान, क्या क्या इसने क्या किया, सातवाहन साम्राज्य का जो सातवाहन डायनेस्टी थी उसका पुनरुद्धार किया, और दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल डायनेस्टी बना दिया। सातवाहन डायनेस्टी को साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल डायनेस्टी बनाया इसने। सेकंड, इसने शक, पल्लव और क्षत्रप, ये जो 3 उस समय अलग अलग राजवंश थे, उन पर विजय प्राप्त की। इससे क्या हुआ,
इंडिया की यूनिटी को इसने आगे बढ़ाया, क्योंकि अभी जो टुकड़ों में था इसने जीतकर अपने अधीन कर लिया, तो यूनिटी बढ़ी। इसके अलावा कला में हम देखें, आर्ट में, तो नासिक और कार्ले की गुफा मंदिर, जो भी आपके केव टेम्पल्स है नासिक एंड कार्ले के, उनको इन्होंने बनवाया, जो इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट आपके एविडेंसेस हैं आप कह सकते हैं। तो नासिक और कार्ले के गुफा मंदिर, और लास्ट में सिक्कों का प्रचलन करवाया और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा भी दिया। तो इसने कहीं ना कहीं व्यापार को भी बढ़ाया और कॉइन्स इशू करे। तो ये उसकी कुछ उपलब्धियां आपके पास सामने आ जाती। तो इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार और बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय, यानी इसने उस समय पर जो जो रिलीजन चल रहे थे, यानी वैदिक धर्म को भी आश्रय दे रहा है, प्लस बौद्ध भिक्षुओं को भी अपने यहाँ आश्रय देते। तो सातवाहन वंश के जो ये राजा हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं उस तत्कालीन समय की राजनीतिक धार्मिक जो भेदभाव था उसको दूर करने का प्रयास किया। लास्ट में इनका हम कंक्लूजन दे देते हैं कि इनके टाइम फेज में दक्कन में, साउथ इंडिया के अंदर ट्रेड, कल्चर और धर्म का जो उल्लेखनीय विकास हुआ है, उससे इनका नाम जो है इंडियन हिस्ट्री में एक बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे सातवाहन डायनेस्टी के, उनके बारे में। चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है 10 मार्कर का कि भाई जो समुद्रगुप्त का पॉलिसी थी, धरणी बंद पॉलिसी, वो क्या है, वो आपको बताना है। और क्या इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो इंडियन नेपोलियन कह सकते हैं उसे। तो पहले हमें धरणी बंद को बताना है, फिर उसकी कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, देन फिर नेपोलियन और समुद्रगुप्त का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एंड कंक्लूजन लेंगे। तो ये आपका 10 मार्कर होगा। सबसे पहले एक बढ़िया इंट्रो बनाते हैं। तो समुद्रगुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या थी, धरणीबंद। धरणीबंद का मतलब था कि वो ये चाहता था कि संपूर्ण साम्राज्य को एक ही सूत्र में बांध दिया, यानी एक ही राजा होना चाहिए जो सबको क्या करेगा, रूल करेगा। ठीक है ना। तो विस्तारवादी नीति और भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने की उसकी डिजायर, महत्वाकांक्षा, वो चाहता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर केवल एक ही राजा हो और वही सबको रूल करे। तो उसकी ये पॉलिसी कहलाती है धरणीबंद। अब ये हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो उसका एक दरबारी है जिसका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, एक इंस्क्रिप्शन जो है इशू करी है, जिसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि भाई उसने किस प्रकार से अपने अभियानों के थ्रू इस धरणीबंद पॉलिसी को क्या किया, इनेक्ट किया, लागू कराया। चलो, तो 3 भागों में याद रखो। सबसे पहले उसने क्या किया, आर्यावर्त को जीरा। आर्यावर्त यानी कि नॉर्थ इंडिया के बड़े 12 बड़े राजाओं को हराया, उनको अपने अधीन किया, डायरेक्ट रूल किया उनको। दूसरा, साउथ में, दक्षिणापथ में उसने द्रविड़, चोल, पांडे आदि ये जो छोटे छोटे राज्य थे उनको भी जीत लिया। फिर आठविक राज्य जो जंगली क्षेत्रों में हुआ करते थे, उनमें जो जनजातियां निवास कर रही थी, जो अपने अपने छोटे छोटे राज्य चला रही थी, उनको भी जीता। और इसके अलावा सीमावर्ती जो बॉर्डर स्टेट थे, जैसे पाकिस्तान वाला इलाका है उस एरिया में, तो 5 राजतंत्रात्मक और 9 गणतंत्रात्मक, यानी इतने राज्यों को उसने जीता और अपने अधीन किया। किसी पर डायरेक्ट रूल किया, किसी को पैसे लेके छोड़ दिया और उस पर इनडायरेक्ट रूल करता रहा। तो ये 4 राज्यों को उसने जीता। धरणीबंद पॉलिसी के अंदर ये 4 प्रकार के राज्य, 4 टाइप ऑफ स्टेट्स उसने जीते। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है कि क्या उसे नेपोलियन कह सकते हैं। तो पहले हम समानता और असमानता, सिमिलैरिटीज देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, उसके आधार पर बताएंगे कि भाई वो नेपोलियन हो सकता है या नहीं। तो दोनों नेपोलियन और समुद्रगुप्त में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि दोनों में सैन्य प्रतिभा थी, मिलिट्री जीनियस थे दोनों, क्योंकि दोनों ने असाधारण सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल, इतने सारे युद्ध लड़े। नेपोलियन में यूरोप में पूरा अपना साम्राज्य बनाया, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया। तो दोनों कौन थे, मिलिट्री जीनियस थे, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा ने क्या किया, इंपीरियल एक्सपेंशन, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, एक बहुत बड़ा राज्य दोनों ने निर्मित किया। जिस प्रकार नेपोलियन ने किया उसी प्रकार किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं शासन क्षमता, गवर्नेंस कैपेबिलिटी। तो दोनों ने क्या किया, अपने साम्राज्य में कुशलतापूर्वक शासन किया, जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया, कल्याण के लिए काम किया, कोई बहुत बड़े विद्रोह इन दोनों के शासनकाल में दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, इन्होंने कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया, कला, संस्कृति, विज्ञान का विकास किया। तो इनके टाइम फेज पे आप देखेंगे तो आर्ट का काफ़ी क्या होता है, समुद्र, वैसे भी हम गुप्त डायनेस्टी को भारत में, इंडिया में कल्चर के, आर्ट के मामले में गोल्डन टाइम कहते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है। कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त का भी इसमें रोल दिखाई देता है। ऐसे ही नेपोलियन ने यूरोप में करा, है ना। तो ये उसकी कुछ समानताएं मिलती है हमें कि जिस प्रकार नेपोलियन यूरोप में जो कार्य कर रहा था, वही सेम प्रकार के कार्य इंडिया में कौन, समुद्रगुप्त कर रहा है। अब कुछ डिसिमिलरिटीज देख लेते हैं।
तो पहला क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ, तो दोनों का टाइम अलग अलग है भाई। समुद्रगुप्त एंशियंट टाइम्स फेज में आता है, जबकि नेपोलियन मॉडर्न टाइम्स फेज में आ जाता है। दूसरा, एरिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स थी, यूरोप के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स थी, तो दोनों की सिमिलरिटी नहीं हो सकती। सेकंड चीज, शासन की प्रकृति, समुद्रगुप्त एक वंशानुगत राजा था, जबकि नेपोलियन ने सत्ता हत्या आई थी। समुद्रगुप्त को अपने वंशजों से, वंश से सत्ता मिली, है ना, हेरिडेटरी होती है, जबकि नेपोलियन ने खुद अपने बल पर क्या किया, सत्ता को हासिल किया, तो दोनों में ये डिफरेंसेस हो जाता है। तीसरा, वैश्विक प्रभाव, नेपोलियन ने यूरोप और उससे आगे तक साम्राज्य बनाया, जबकि समुद्रगुप्त ने केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो भी पूरा नहीं था, है ना, तो उस पर अपना प्रभाव जमाया। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस मामले में। तो इस तरीके से हमने उनकी कुछ क्या देख ली है, असमानताएं। लास्ट में हम एक कंक्लूजन डालते हैं इन दोनों को देखकर कि क्या वास्तव में समुद्रगुप्त नेपोलियन कहलाने लायक है। तो समुद्रगुप्त को बात कर नेपोलियन कहना उचित है, क्योंकि यह तुलना कुछ सतही समानताओं पर आधारित है। अतः समुद्रगुप्त को उनकी अपनी विशिष्ट उपलब्धियों और भारतीय इतिहास में उनके महत्व के आधार पर समझना अधिक होगा। तो भैया नेपोलियन ने जैसा किया, कहीं ना कहीं भारत में समुद्रगुप्त भी वैसा कर रहा है, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जीत रहा है, कल्चर का विकास कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार के कार्य नेपोलियन ने किए थे, उसी प्रकार के कार्य भारत में समुद्रगुप्त ने किए हैं। और हम जो डिफरेंसेस हैं उनको थोड़ा साइड में रख दें तो उसको भारत का नेपोलियन कहना उचित है। धन्यवाद। तो आज का पेपर बहुत सरल रहा होगा, जैसा कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई बताइए। तो इसमें तो दो क्वेश्चन पूछे, कौन है एक और उसकी ऊंचाई लिखिए एक। तो अगर ये 2 मार्कर में आया तो 1 नंबर तो उसके नाम का मिलेगा, 1 नंबर उसकी ऊंचाई का। तो नाम सबको पता है, कालसूबाई या कलसूबाई। नाम आपको पता ही होगा कि कालसू या कलसूबाई है, और इसकी हाइट है 1646 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है इसके अलावा। अब चाहो तो इसके खनिज लिख दो, चाहे वनस्पति लिख दो। तो अगर लिख दिया तो 2 के 2 रहेंगे। तो अपन ने नाम सही लिखा, 1 नंबर पक्का, ऊंचाई लिखा 1 नंबर पक्का, अपन को कितने मिल गए, 2 में 2। अब अपन ज्यादा स्मार्ट बनने गए, अपन को 4 लाइन, अपन को लग रहा है ये खाली क्यों है, अपन ने वनस्पति लिखी और गलत लिख के आए, तो ये 2 की वजह 1.5 हो जाएंगे। खनिज पूछा, आपने गलत लिख दिया, तो जितनी जानकारी पूछी जाए उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है कोरोमंडल तट। तो आपको पता ही है भारत में दोनों तरफ तट है, इस तरफ पश्चिमी तट है और इस तरफ पूर्वी तट है। पूर्वी तट में आपको पता है ये उत्कल है, उत्कल प्लेन है, ये आंध्रा है और ये कोरोमंडल है। तो सबसे पहले विस्तार, तो पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक विस्तृत, या लंबाई भी लिख सकते हैं कितने किलोमीटर में, तो लगभग 200-300 किलोमीटर की लंबाई में होगा। तो पुलिकट से कन्याकुमारी, पुलिकट से कन्याकुमारी तक इतने किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत, सीधा ये होगा इंट्रो। विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान, तो अपना इंट्रो क्या हो गया, पहला पॉइंट पुलिकट से कन्याकुमारी तक इतने किलोमीटर फैला, वो आपको मॉडल आंसर में लंबाई रहेगी, फैला मैदान। दूसरा, अब मैदान है किसी न किसी नदी के जलोढ़ से बनेगा। तो तीसरा, ये किससे बना है, कावेरी के जलोढ़ से निर्मित या निक्षेपित, या कावेरी का निक्षेप है। तो ये डिपोजिटेड बाई कावेरी। तो पहला है कहां से, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, तो पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक इतने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ मैदान। दूसरा किससे बना है, कावेरी से। तीसरा लिख सकते हो इसका पोर्ट लिख सकते हो चेन्नई, जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो जाएगा। यहाँ की वनस्पति बता सकते हो ट्रॉपिकल, ड्राई, एवरग्रीन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बता सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ मोती पालन बता सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट आप पर डिपेंड करेगा, उसकी कोई ज्योग्राफिकल फीचर बताना है या इकोनॉमिक। जैसे ये कैसा है, उमज्जित है, इमर्ज्ड है। क्या हुआ है कि भारत में कुछ मैदान सबमर्ज डूबे हुए हैं, कुछ मैदान उठे हुए हैं, तो ये उमज्जित है। तो अपन इसको चाहो तो यहां भी लिख सकते हो कि पुलिकट से कन्याकुमारी तक इतने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक उमज्जित मैदान है, बहुत अच्छा है। दूसरा, कावेरी द्वारा निर्मित है, और तीसरा चेन्नई बंदरगाह, मोती पालन, या फिर लिख दो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी, जी आपके पास फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है पिन्नार नदी। पिन्नार नदी, तो अगर ये भारत का मैप है, ये कर्नाटका ही है, आंध्रा है, तो कर्नाटका से आंध्रा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किन दो राज्यों में है? कर्नाटक और आंध्रा। चूंकि इसकी दो है, ये थोड़ी यूनिक है, ऐसी कोई नदी नहीं होती, ध्यान रखना। ये बहुत देर तक दो नदियों के रूप में चलती है। इनकी जो शुरुआत होती है वो कर्नाटका में नंदी दुर्ग शिखर से। तो नंदी दुर्ग शिखर से इसकी उत्पत्ति होगी, दो ब्रांच बनेगी, तो ये बिल्कुल धनुष आकार बन जाती है। और धनुष को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिनाक। तो इसका नाम है पिनाकिनी, नॉर्थ पिनाकिनी रिवर। तो इसको उत्तरी पिनाकिनी भी कहते हैं। और कमाल की बात, जब आंध्र प्रदेश में पहुंचेगी तो यहां पर एक खड्ड मिलेगा, पेंडिकोटा, और इसी को भारत का ग्रांड कैनियन गर्त कहते हैं। ध्यान है, आपने अमेरिका में पढ़ा होगा, कोलोराडो पहाड़ से जब वहां नदी गिरती है तो बहुत बड़ा खड्डा बनता है, उसे ग्रांड कैनियन कहते हैं। ऐसी पेन्नार नदी ये भी आंध्र प्रदेश में खड्ड बनाती है, पेंडिकोटा, तो जिसे भारत का ग्रांड कैनियन। तो क्या क्या लिखना है? पहली चीज तो इंट्रो, कर्नाटक के, या लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत की बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी, दक्षिण भारत की, एक आप तो पूरा लिखना है ना, दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी, पेनिनसुलर रिवर ऑफ सदर्न इंडिया फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। ये हो गया एक लाइन का इंट्रो। फिर लिखेंगे अपन इसका ओरिजिन, उद्गम। तो इसका उद्गम नंदी दुर्ग कर्नाटका से, तो एक तो ओरिजिन भी बताना है और इसी में कॉमा करके लेंथ भी बताना है, तो उद्गम प्लस लेंथ। और तीसरा इसका बताना है कैनियन या दर्रा। 3 पॉइंट आपको बताना है पेन्नार नदी पे। अगला क्वेश्चन, कयाल झील से क्या कहते हैं? तो भारत के वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी तट में जो समुद्र का खारा पानी आता है, अगर ये पूरब में आता है तो भर जाता है और उसको क्या बोलते हैं? लेगून। पर अगर पश्चिम में भर जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कयाल। तो जो समुद्र का पानी पूर्वी तट में भर जाता है उसे बोलते हैं लेगून है। तो ब्रेकिस वाटर को, खारे पानी की झील को पूर्वी तट पे लेगून बोलते हैं, जैसे चिल्का, जैसे पुलिकट। पर इस तरफ जो नदियां बनती है उसे बोलते हैं कयाल। तो भारत के पश्चिमी तट में, केरल में खारे पानी की झील को क्या बोलते हैं? कयाल। दूसरा क्या हो जाएगा? यहां एक झील है जिसका नाम है बेम्बनाद। तो जो बेम्बनाद कयाल है वो भारत की सबसे लंबी कयाल झील है। तो कयाल क्या है समझा दो, और कयाल का उदाहरण दे दो बेम्बनाद। अब 2 मार्कर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार ये भारत की, ठीक है, यूरेशियन लिख दो, इंडोनेशिया लिख दो, अगर और स्पेसिफिक लिखना है तो लिख दो यूरेशिया, तो यूरेशियन लिख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है तो इंडोनेशियन लिख सकते हो। तो भारत और इंडोनेशियन प्लेट की टक्कर और वोल्केनिक प्रोसेस, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं, क्योंकि लावा बहुत है अंडमान निकोबार में, तो इंडियन और यूरेशियन या इंडियन और इंडोनेशियन प्लेट के कोलिजन और वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के डैश करके ये लिख दो और पे हेडिंग डाल देना लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप किससे बना है? प्रबाल भित्ति से, मूंगा से। तो अपन को दोनों के बारे में बताना, अंडमान बना प्लेटों की टक्कर और ज्वालामुखी से, और लक्षद्वीप बना है कोरल रीफ से। अब आता है 7 मार्कर कि भारत में मृदा का वितरण समझाओ। तो एक मैप चाहिए, ठीक है, चूंकि मैप के बिना भूगोल में चलेगा नहीं, इस बॉक्स को बंद करना है। तो इंट्रो देना है आईसीआर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आईसीआर। हिंदी में लिखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 तरह की मृदा है। तो ये आपका होगा इंट्रो। इसके बाद बनेगी टेबल, एक तरफ मृदा का नाम तो लिख देना एल्यूवियल, फिर लिखना उसका प्रतिशत, फिर किसकी अधिकता है तो नाइट्रोजन वगैरह, किसकी कमी है और वितरण कहाँ है। तो ऐसे करके, तो पहला एल्यूवियल लिखना, परसेंटेज लिख देना, किस चीज की अधिकता है तो ह्यूमस लिख देना, किसकी कमी है फॉस्फेट पोटास लिख देना, और राज्य बता देना जितना मैदानी है। फिर जलोढ़ के बाद लिखना है रेड एंड येलो, लाल पीली, उसका परसेंटेज। तो अगर टेबल वाइज बना दी, एक लाइन में लिखना आईसीआर के अनुसार 8 प्रकार की मृदा, एक लाइन,
आपको लाइन कितनी मिलेगी? 11। एक लाइन में अपन ने क्या किया है? इंट्रो। 10 लाइन में क्या लिखना है? मिट्टी। टेबल वाइज लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। बगल में एक छोटा सा मैप, बहुत बड़ा मैप चाहिए नहीं। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र का वर्णन करें। तो अपन को क्या करना है? भारत का केवल उत्तरी हिस्सा बताना है, ठीक है, क्योंकि इतने में सिंधु है, और वहां केवल डायग्राम देके यहां नाम चाहिए। वही ऑप्शन फिर से, नदी। आपको पहले इंट्रो देना है। सबसे पहले इंट्रो क्या होगा कि सिंधु नदी हिमालय से निकलने वाली या ओरिजिनेट होने वाली पश्चिम दिशीय नदी है, या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली। तो हिमालय से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो निम्नलिखित सहायक नदियों से बना। ये पूरा इंडियन सिस्टम निम्नलिखित नदियों से बना है। तो अपन को लिखना, फिर वही टेबल बनानी है। टेबल क्या बनेगा? बहुत आसान है। टेबल में सबसे पहले चाहिए रिवर, जैसे कि इंडस। फिर उसका क्या लिखना है? ओरिजिन। जैसे इंडस का क्या लिखोगे? मानसरोवर झील। इसके बाद उसकी लंबाई लिख देना, उसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज लिख देना, उस पर अगर कोई प्रोजेक्ट बना है वो लिख देना। सिंधु के बाद आप सबको पता है झेलम। झेलम का ओरिजिन पॉइंट वेरीनाग, उसकी लंबाई, उसकी सहायक नदी, उसके प्रोजेक्ट। इस तरह से आपको नदियां लिखना है। तो ये आपका चल जाएगा। सब में टेबल नहीं बनाना, पर जहां 5-6 चीजें लिखना वहां टेबल बना सकते हो। अगला सवाल है 10 मार्कर में, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं और वर्गीकरण और महत्व। तो सबसे पहले डायग्राम। आपको पता ही है कि कुछ भी हो डायग्राम तो पहले चाहिए। तो पहले भारत का चाहिए एक मैप, और ये मैप बना के आपको क्या बनाना है? प्रायद्वीपीय पठार डायग्राम। फिर इसको 3 हिस्सों में बांटना है। एक को बोलना है सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। एक हिस्से को बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, और एक पढ़ना है घाट। फिर सेंट्रल हाईलैंड में 2, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और साउथ सेंट्रल हाईलैंड। दक्कन में 2 नहीं 3, नॉर्थ दक्कन, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन और पूर्वी पठार। पर घाट में क्या देना? 2, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये इतना लिख के फिर सबको डिस्क्राइब करना है। फिर पहले विशेषता लिखना। पहले तो विशेषता लिखना। विशेषता में त्रिभुजाकार है, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, इसका उत्तरी पश्चिमी भाग लावा से बना है, ढाल पूरब की ओर है। तो सबसे पहले इसको अब सेकंड नंबर पे लिखना। इस क्लासिफिकेशन को सेकंड में। पहला क्या लिखना? इसके कैरेक्टर। तो किस काल में बना है? प्री कैम्ब्रियन। किस आकार में है? त्रिभुजाकार। ठीक है। किसके नीचे मिलता है? मैदान के नीचे। तो उत्तर के मैदान के दक्षिण में है, त्रिभुजाकार है, दोनों ओर घाट से घिरा हुआ है, लावा से बना हुआ है, इस पर लावा का फैला हुआ है, क्रिटेशियस काल में लावा से फैला है। सारी नदियां क्या गिरती? इस तरफ, तो इसका स्लोप पूरब की तरफ है। चट्टान बता देना, यहां पर धारवार कड़प्पा चट्टान है। ठीक है। मिट्टी बता देना, रेड एंड येलो और लेटराइट सॉइल है। इस तरह से पूरी विशेषता बतानी है। फिर बताना वर्गीकरण, और फिर बताना है महत्व। जलवायु में कोई महत्व है क्या? नदियों को लेकर कोई महत्व है क्या? ट्रांसपोर्ट में कोई महत्व है? आर्थिक, पर्यटन, ये सारे। तो यहां जितने टूरिस्ट प्लेस है, जैसे ऊटी है, लिखो। ठीक है। तो पूर्वी पश्चिमी घाट में लिख दो। कल्चरल, तो नर्मदा नदी आती है, तो कल्चरल है, कावेरी, नर्मदा, ये सब। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे सह्याद्री में महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सब धार्मिक स्थल है। तो प्राकृतिक महत्व, आर्थिक महत्व, धार्मिक महत्व, इस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले विशेषता क्या होगी? प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है, त्रिभुजाकार है, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसा कुछ है। इसके बाद क्रिटेशियस में लावा फैला हुआ है, जिसपे डेक्कन ट्रैप बना हुआ है। तो ऐसे करके 7-8 विशेषता चाहिए। फिर चाहिए क्लासिफिकेशन, और फिर चाहिए उसका महत्व, पूरे में पूरे। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जैसा आपको गाइड कर रहा हूं, वैसे आपको वैसे ही आंसर लिखना है। ज्योग्राफी में मैप बहुत जरूरी है, पर मैप 10 मार्कर, 7 मार्कर में आप बना सकते हो। 2 मार्कर में मैप की कहीं भी ना तो स्पेस है ना नीड है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।